सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ। मैं 5 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। 5वीं तो कंक्लूजन है। 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ है वो कोरोना का इशू है। स्पीकर साहब, ये जब पाकिस्तान में 26 केसेस हुए तो तब हमने एक्शन लिया। अभी कोई अमवात नहीं हुई थी कोरोना से। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान को। और ये मैं आपको कह दूं कि वो जो लॉकडाउन किया वो क्योंकि एक दुनिया में फिनोमेना था। यूरोप में देख रहे थे, वुहान प्रोविंस ऑफ वुहान सिटी चाइना के अंदर, उसके अंदर हमने देखा तो सूबों ने खुद रिएक्ट करना शुरू किया। जब वो बाहर से देखते थे तो सारे सूबों ने अपनी कदम उठाने शुरू कर दिए। तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस वक्त नहीं थी। मेरा पहले दिन से और मेरी टीम का मेरा पहले दिन से एक खदशा था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप को कॉपी करें या वुहान को करें या बाद में जो अमेरिका में हो रहा था उसको करें, तो इसका पाकिस्तान और जो हमारा हिंदुस्तान का बरे सगीर है, हमारे सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ था। यानी जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो अब न्यूजीलैंड की कई लोग मिसाल देते हैं। न्यूजीलैंड में तो वैसी सोशल डिस्टेंसिंग है। वहाँ तो जो डेंसिटी ऑफ उनकी आबादी है वो तो फैली हुई है और फिर एक जजीरे हैं। पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियाँ, गरीब बस्तियाँ, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों को मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीज़ें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस से सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब केसेस बढ़े उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। ब्राज़ील ने उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उसके प्रेसिडेंट ने, तो आज वह 50,000 लोग मर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा। तो हर मुल्क अपने अपने, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। मैं आज एक सिर्फ इस कमेंट के ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। इंस्टेंटली 2 चीज़ों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे। मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, एक्सपर्ट ओपिनियन आता था और वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ
कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेंड स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये एनसीओसी ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे दो तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट, जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए हैं, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, बेचारे बैग उठा के ट्रांसपोर्ट कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें, आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। कहता हूं कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हमारा जब हमने ये खोला, और क्यों खोला हमने, सबसे पहले हमने खोला कंस्ट्रक्शन। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन से नुकसानात ज्यादा हैं, जो कोरोना का कंट्रोल है वो उतना नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा आज आप अमेरिका में देख लें, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, वहां देखें न्यूयॉर्क में क्या हुआ। आज 23 स्टेट्स के अंदर कोरोना भी बढ़ रहा है और वो लॉकडाउन भी खोल रहे हैं। जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है वो भी ये कर रहा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी भी जब आप एक इकोनॉमी को बंद करते हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके असरात। तो हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी एनसीओसी का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में जिस तरह हम चले। अब तक अल्लाह का करम हुआ है हमारे मुल्क पे कि आप हमारी आबादी देखें और जिस तरह हम इसमें से नेविगेट करके निकले हैं, अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन जो अगला फेज़ है स्पीकर साहब, ये मुश्किल फेज़ है। ये मुश्किल इसलिए है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को समझ आए कि SOPs को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जो आप जब जो भी एक फैक्ट्री खोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी आप अपनी कारोबार की आप एक्टिविटी जब खोलते हैं, और वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने रोज़गार देना है लोगों को, वो इसलिए ज़रूरी है फॉलो करना कि जब क्लस्टर्स होते हैं हमें पता है ये बीमारी फैल जाती है, तेज़ी से फैलती है। और हमें ये भी पता है कि अगर ये एहतियात ना की गई तो हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ गया है, और अगर एहतियात ना की तो मज़ीद और पड़ने वाला है। इसलिए ये सारी इस असेंबली से जो भी अवाम देख रही है, जो भी हम सब यहाँ बैठे हैं, ये हम सब के ऊपर लाजिम है कि हम ये अपनी तौर पे पब्लिक में लोगों को रियलाइज़ करें कि कितना ज़रूरी है हमें बचाना अपने बूढ़ों को, अपने बीमार लोगों को, ब्लड प्रेशर के लोगों को, जिनको डायबिटीज़ है। असल में तो जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमें पता है कि आम लोग हमारे माशाल्लाह हमारे भी यहाँ बैठे हैं जो लोग रिकवर कर बैठे हैं इससे, लेकिन हमें ये पता है कि जिनके अंदर कोई भी वीकनेस हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि उनकी जानें खतरे में डालती है।
तो इसलिए कि हमारे पास अब दो रास्ते हैं। अगर हम एहतियात कर गए तो इंशाअल्लाह जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो कोप कर जाएगा। लेकिन अगर हमने बेएहतियाती की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम हर रोज़ रिपोर्ट आती है अब हमें NCOC में कि कौन से सूबे में, कौन से शहर में, कौन से एरियाज़ के अंदर एहतियात की जा रही है और कितनी की जा रही है, कितनी नहीं की जा रही। तो इसके ऊपर एक तो हम अपनी ये वॉलंटियर फोर्स है, टाइगर फोर्स, इन सब को हमने लगा दिया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आगे बहुत प्रेशर है, वो थक चुके हैं, तो इनको लगा दिया है SOPs के ऊपर। लेकिन ये हम इन्फोर्स भी करेंगे, ऊपर से हमारे जो NCOC में हॉटस्पॉट्स देख रहे हैं, सिलेक्टिव एरियाज़ को बंद भी करेंगे। लेकिन मैं आज ये कह दूं कि ये अगर महीना हम एहतियात से गुजार बैठे तो हम इंशाअल्लाह इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। एक और बात हुई जी कि कोरोना के पीछे हम छुप रहे हैं और अपनी जो हमारी कमज़ोरियां वो छुपा रहे हैं कोरोना के पीछे। मैं स्पीकर साहब सिर्फ फिगर देना चाहता हूँ, आज ही आई है वो फिगर। आज IMF ने आज उनकी ऑफिशियली उन्होंने उनकी फिगर निकली है। दुनिया की इकोनॉमी को $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है, और जो इंडिविजुअल इकोनॉमीज हैं, इंग्लैंड की इकोनॉमी, उनका 20% उनकी इकोनॉमी नीचे गिर पड़ी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई है। सारी दुनिया ये कह रही है कि 100 साल के अंदर ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। हमें ये कहा जाता है कि जी अच्छा, इंग्लैंड के अंदर तो चले इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उनके 40,000 लोग मर चुके हैं। लेकिन स्पीकर साहब, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कितनी अमवात हुई हैं। लॉकडाउन का तो सिर्फ जितनी देर आप लॉकडाउन करते हैं, इकोनॉमी बंद कर देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कितनी अमवात हुई हैं। पॉइंट ये है कि उसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने जो 13 मार्च से इकोनॉमी बंद की अपनी, और शुक्र है हमने पहले खोलनी शुरू की जो कंस्ट्रक्शन। आप ये देख लें कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये कहना कि आपकी इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ा, यानी ये इस कहीं भी दुनिया के अंदर आप देखें, सारी दुनिया की इकोनॉमी में, यानी दुनिया रिसेशन में चली गई है। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि कितनी इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, जो रिवाइव ही नहीं अब हो सकती। सारी दुनिया का जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म है, एयरलाइन सेक्टर है, सारी दुनिया के अंदर वो क्राइसिस में चला गया है, क्योंकि ये लोगों को ये नहीं पता ये कब से फिर से चलेगा। तो ये जो कहना, मुझे अजीब लगा ये कहना कि जनाब हाँ आप छुप रहे हैं कोरोना के पीछे। मैं जी अब ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बातचीत हुई कि हमारी इकोनॉमी का पहले ही बहुत बुरा हाल था, हम फेल हो गए थे इकोनॉमी के अंदर। तो मैं आज स्पीकर साहब से पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दूं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकोनॉमी मिली थी। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी। हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने 0.0 से शुरू किया था कि आप ऊपर गए या माइनसेस में गए। तो मैं आपके सामने सिर्फ स्टेटिस्टिक्स रख दूं, क्योंकि आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोनॉमी मिली कैसे थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मैं आम लोगों को जो देख रहे होंगे, मैं समझाना चाहता हूं, कोई शायद करंट अकाउंट डेफिसिट को सही तरह ना समझ सके। दुनिया जब किसी इकोनॉमी को देखती है कि क्या इसकी सेहत अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ एक फिगर देखती है। सबसे पहली जो फिगर देखती है वो देखती है कि क्या एक मुल्क के अंदर डॉलर
ज्यादा आ रहे हैं या मुल्क से बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो इसका मतलब कि आपकी इकॉनमी बीमार है। जो हमें इकॉनमी मिली ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का। उसके बाद और वो क्यों हुआ? वो हुआ भी क्यों? हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 20 अरब डॉलर के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो 60 अरब डॉलर पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किधर जा रहा था? एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे, तो प्रॉब्लम्स तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। जब हम आए तो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? महंगाई। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट पड़ा जब सारी इंपोर्ट्स महंगी हो गई, जब आपका रुपया कमजोर हुआ और जब तेल की कीमत महंगी हो गई, उसका इम्पैक्ट बिजली सब पे पड़ गया। तो स्पीकर साहब, वो मुल्क में लोगों में गुर्बत में इजाफा होना था, वो मुश्किल वक्त आना था जब ये एडजस्टमेंट होनी थी। लेकिन ये हमने तो इनहेरिट की थी, ये हमने तो नहीं इतना बड़ा ये डेफिसिट दिया। जो कर्जे गए, लाइबिलिटीज 2013 में 16 ट्रिलियन 16,000 अरब रुपए का कर्जा था। जब हमारी बारी आई तो वो टोटल लाइबिलिटी 1,000 अरब पे पहुंच गई। साल जो हमने जितनी कलेक्शन की, वो पहला साल वैसे मुश्किल था, आधा उसका चला गया इनके कर्जों की किस्तें, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने में। खुद सोचे कि उसके बाद कितना पैसा रह गया सारा मुल्क चलाने के लिए। जो रिजर्व्स थे इनके 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, वो क्रैश करके 10 अरब डॉलर पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हाल ये था शुरू में कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जो लाइबिलिटीज थी, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। स्पीकर साहब, दुनिया में गए, अपने दोस्तों के पास गए, पैसे मांगने गए कि जनाब हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मदद करें। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं, 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए। जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए, अपने अस्पतालों के लिए, यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। सैलाब के लिए, जलजले के लिए, तो अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, शौकत खानम के लिए। लेकिन स्पीकर साहब, जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मेरे साथ लोग, मेरे साथ टीम थी, शाहजी मेरे साथ थे, असद मेरे साथ था। देखिए, आप जो मर्जी कर लें, आपका जितना मर्जी वो खैर ख्वाह हो, दोस्त भी हो, लेकिन जब आप हाथ फैलाते हैं ना किसी के सामने, उसकी आंखों में एक लुक आती है। और वो सिर्फ मेरे लिए शर्म की बात नहीं, मेरे मुल्क के लिए है कि मैं मुल्क जब जाके किसी से पैसे मांगता है, और वो हम क्यों मांग रहे थे? हमारे पास पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट करने के स्टेज पे आए हुए थे। तो हम 3 महीने तो लगे हुए, कभी एक मुल्क में जा रहे हैं, कभी दूसरे मुल्क में पैसे मांगने के लिए। और स्पीकर साहब, ये हमारी वजह से नहीं था, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती कि हमारे जो इस मुल्क में लीडरशिप थी। अब मैं आपको ज़रा मिसाल देता हूं कि एक तरफ तो ये हमारा हाल था कि पैसे मांग रहे थे। ज़रा मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि क्या ये जो एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो मुल्क के बाप की तरह होता है, कौम उसके बच्चे होते हैं। मैं सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या अगर मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर मैं बच्चों को सही इलाज नहीं करवा सकता, तो
तो क्या मैं एक बादशाह की तरह रहूंगा और बच्चे मेरे भूखे रहेंगे? क्या मैं अपने खर्चे नहीं कट करूंगा? मैं सिर्फ आपको ये इस तरह ये इसलिए बता रहा हूं कि ये माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। स्पीकर साहब, मैं वॉशिंगटन गया, टोटल पैसा जो मैंने खर्च किया $67,180। ये मेरा सारा ट्रिप का था। नवाज शरीफ ने वही ट्रिप की वॉशिंगटन की, $549,000। आसिफ जरदारी ने वो ट्रिप की $752,000। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या वहां जाने से, इतने ज्यादा पैसे खर्च करने से, क्या उनके हुक्मरानों ने समझा होगा कि ये जो कितने जबरदस्त लोग हैं, कितने बड़े होटल में ठहर रहे हैं? एक तरफ आप पैसे मांग रहे हैं उनसे, दूसरी तरफ आप उस तरह ठहर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लीडर इतना पैसा खर्च ना करे जो ये हैं। आगे आ जाए जी, यूएन की विजिट। आसिफ जरदारी ने खर्च किया $1.3 मिलियन, $13 लाख। नवाज शरीफ ने खर्च किया $11 लाख। शाहिद खाकान अब्बासी ने किया $7 लाख। वही ट्रिप मैंने $162,000 पे की, $1,62,000। 10 गुना ज्यादा फर्क। डेवोस गए, डेवोस में जनाब गिलानी साहब गए तो उन्होंने $460,000 पे की। नवाज शरीफ ने $762,000 पे की। शाहिद खाकान अब्बासी ने $561,000 पे की और मैंने की $68,000 पे। जब शर्म आती है, क्यों मुझे अपने लिए तो लहदा, जो मेरी कौम, वो क्या समझते होंगे हमारी कौम को। और आपको यकीन दिलाऊं कि सभी दुनिया को, सारी दुनिया को पता होता है कि किस मुल्क का क्या हाल है। आज तो आप अपने मोबाइल फोन पे बता देंगे कौन से मुल्क के कितने कर्जे हैं, क्या उसकी स्टेट है, कितने उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो एक तरफ हम कर्जे लेते जा रहे थे, हमारी 10 सालों में लायबिलिटीज गई 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि ये मुल्क, एक एक डॉलर इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप एक मुल्क के अंदर कल्चर बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमें फिक्र है। जब मैं फिक्र करता हूं तो मुझे उम्मीद होती है कि बाकी भी सारे मुझे देखते हैं। मैंने अगर अपना ये जो स्टाफ था मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस का, 534 काम करने वाले थे, वो आधे कर दिए, पैसा हमने कम कर दिए। और स्पीकर साहब ये और भी कम हो सकते हैं, लेकिन वो स्टाफ आजकल के ज़माने में उनको बेरोजगार नहीं करना चाहते थे। हम और भी कम कर सकते हैं। हर जगह जब कि कहीं भी दुनिया में जब एक ऑस्टेरिटी, एक मुल्क मुश्किल में आता है, तो एक फिर हुक्मरानों अपनी एग्जाम्पल से लीड करते हैं। वो ये नहीं करते कि खुद पैसे और लोगों को कहे कि वो पैसे ना खर्च करें। आगे आ जाए जी, स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला 6 ट्रिलियन रुपया खर्च किया, 6,000 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट से लिए, जो हमने खत्म कर दिया। हमने कोई बोरिंग नहीं की। फिर जी जो 70% जो कर्जे थे, 70% वो शॉर्ट टर्म थे, हमने आके उल्टा कर दिया। हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए। हमने वो चेंज कर दिया डेट का, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। मैं सिर्फ ये याद करा रहा हूं कि ये सिचुएशन था क्या। सर्कुलर डेट इन्होंने 2013 में सारी सर्कुलर डेट 480 या जितनी भी थी इन्होंने वापस कर दी। उसके बाद जब हमें मिली गवर्नमेंट 1.2 ट्रिलियन रुपीस की सर्कुलर डेट पहुंच गई, 1200 अरब। कॉन्ट्रैक्ट्स, अब हम फंस कैसे गए? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले के साइन हुए हैं। हमारे दौर में तो, मुझे करेक्ट कर दे अगर उमर यूब यहाँ बैठा है, कि हमारे दौर में तो एक विंड पावर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि 4 या 5 सेंट पे हुए हैं, बाकी तो सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे।
तो एक तो उधर फंस गए, बिजली महंगी प्रोड्यूस हो रही है, बेच रहे हैं सस्ते, बीच में सर्कुलर डेट आ गई। उसके बाद गैस के 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने एलएनजी का कर लिया, वो हमने तो नहीं किया। अब वो गैस उससे आधी कीमत की बिक रही है, उससे भी कम, लेकिन हम 15 साल का हमने तो नहीं किया। तो ये लायबिलिटीज के साथ, तो मैं ये सिर्फ पहले बताना चाहता हूं कि इस बोझ के साथ पाकिस्तान मिला था। जो मुझे ये बताया जा रहा था कि जनाब ये तो सारा कुछ किया, ये जवाब हमारे से मांगे जा रहे हैं, जवाब तो उनको देने चाहिए जो इस स्टेट पे पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब हमने क्या किया? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मैं फिर से सबको कहता हूं कि एक चीज होती है जब दुनिया आपको तरफ देखती है तो वो देखती है कि क्या आपका करंट अकाउंट सरप्लस पे, डेफिसिट पे। 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये कि आपने अपने खर्चे और अपनी आमदनी को बैलेंस, नुकसान में फायदे में है। प्राइमरी माइनस कर्जे, यानी जो आपने कर्जों की किस्तें अदा करनी है, जो कर्जे पिछलों ने लिए हुए थे। इस बारी हमारा प्राइमरी डेफिसिट सरप्लस पे तो नहीं आया, लेकिन लेवल हो गया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया। और मैं समझता हूं ये इसलिए कि हमने सारी अपनी ऑस्टेरिटी कैंपेन की, हमने अपने खर्चे कम किए। मैं अपनी हमारी गवर्नमेंट के, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। हमने पाकिस्तान आर्मी को कहा, पहली दफा पाकिस्तान की फौज ने, ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म से अपने खर्चे कम किए, जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहा है। इसलिए कि सारे मुल्क ने फैसला किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद जी जो चीज़ मुझे ख़ास खुशी है जो हमने की, वो ये कि हमने जो गरीबों के लिए, जो आम लोगों के लिए, जो हमारा एहसास प्रोग्राम, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, आम लोगों को गुर्बत से निकालने का, पॉवर्टी एलिविएशन का, उसको इस बुरे वक्त में, जबकि कोविड के जो आखिरी ये जो क्वार्टर था हमारी क्रैश कर गई, जिस तरह सारी दुनिया में रेवेन्यूज क्रैश के जब हमारे कर गए, तो उसके हमने 208 अरब, बल्कि कम नहीं किया, एहसास प्रोग्राम का हमने उसकी ज्यादा बढ़ा दिया। टैक्स पे आ जाए जी, पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ 17% पे। कोविड से पहले जब ये कोरोना वायरस की लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारा 17% हमारा टैक्स की ग्रोथ थी। हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू 33% बढ़ा। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 अरब डॉलर से गई 2.1 अरब डॉलर पर डबल हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी रेमिटेंसेस में 3% इजाफा हुआ। हमारी एक्सपोर्ट्स मार्च के अंदर, जो जब ये कोविड से पहले जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, वो पिछले 10 साल में सबसे तेजी से ऑन अ मंथ बेसिस हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। और हमारी जो रेटिंग थी, जो कि दुनिया की रेटिंग एजेंसीज रेट करती है मुल्क को, हमारी B3 पॉजिटिव चली गई, यानी कि दुनिया रिकग्नाइज करना शुरू हो गई कि इकोनॉमी हमारी इंप्रूव कर गई है। और अब तक हम 5,000 अरब रुपए कर्जे वापस कर चुके, जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने लिए। हम क्या प्रपोज कर रहे हैं? मैं अभी भी ये कहता हूं कि इसकी पूरी तरह इम्पैक्ट सारी दुनिया के अंदर फील हो रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो सर्विस इंडस्ट्री पे पड़ा है, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, टूरिज्म पे। हमारे इलाके हैं कई, और मुझे ख़ास तौर पे अफसोस होता है हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ सिर्फ वो डिपेंड करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, वो डिपेंड करते हैं कि 4-5 गर्मियों के महीने में जो वो अपनी आमदनी इकट्ठी करते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बुरी तरह ये बहुत बड़ा एक इलाका मुतासर हुआ है, इसके साथ हमारी कोशिश तो है कि हम किसी तरह SOPs के साथ थोड़ी टूरिज़्म खोलें, लेकिन हर वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है कि एक तरफ हमें फ़िक्र है कि ये वो करते हैं तो कोरोना ऊपर ना चली जाए, दूसरी तरफ लोगों की जानें बचाएं, लोग भूखे ना मर जाएं। तो ये
सबसे तो अभी हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका इतना कितना फॉल आउट आएगा, तो हम इसके लिए वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह हम तैयार बैठे हैं। हमने स्पेशल रिजर्व किए हुए हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम पैसे यहाँ इस्तेमाल करें। तो नंबर 1 हमने जो सबसे पहले अपना जो इकोनॉमी का शोबा खोला वो था कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं किया जो आज किया गया। 30 अरब रुपया तो हमने सिर्फ रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा करने के लिए उनको, ताकि सस्ते कर्जे मिल जाएं, ताकि वो हमारे जो एक ड्रीम है कि हम इस मुल्क में अफोर्डेबल हाउसेस यानी उन लोगों के लिए घर बनाएं जो बेचारे घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए 30 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले इंटरेस्ट, ताकि वो अगर जो आसान किस्तों में वापस कर सके, वो लोग जो कभी खरीद नहीं सकते घर उनको मौका मिल जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है सबसे ज़्यादा कभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा एग्रीकल्चर। अब तक 50 अरब रुपया हमने रखा है। हमने इनकी खादों की कीमतें भी हमने सब्सिडाइज की हैं, पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है, अभी फ़खर इमाम ने आपसे पता नहीं कितनी इसके ऊपर तफसील में बात की है, हमारी अब सारी कंसंट्रेशन ये है कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर को हम आज प्रायोरिटाइज करें और इसके ऊपर पूरा जोर लगाएं डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि हम पीछे रह गए हैं बहुत, और इसमें हम चाइना की पूरी मदद दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाइना से मुसलसल हमारी कोशिश है कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमने जो अपना PSDP है, इस मुश्किल हालात में भी हमने अपना PSDP को कम नहीं किया और हमने अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट्स डाले हैं, लेकिन PSDP इसलिए नहीं हमने कम किया क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे इकॉनमी हमारी चलनी शुरू हो और लोगों को रोज़गार मिले। हमारा जी जो तीसरा इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम इसी क्राइसिस के अंदर जो अब तक फंसे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे रहेंगे। तो हम इंडस्ट्री के लिए हज़ारों रॉ मटेरियल हैं जो कि आपको बता देंगे कि जिनके ऊपर से हमने बिल्कुल ड्यूटी उठा ली है ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हुई थी, और एक्सपोर्ट्स के बगैर देखिए ना, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जी ग्रोथ रेट आपकी नीचे आ गई, क्या आप एक 5% पे ग्रोथ रेट थी। अगर आपकी ग्रोथ रेट 5% पे है और आपका रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी इंपोर्ट 60 अरब की हैं और एक्सपोर्ट्स 20 अरब की हैं, तो वो मुल्क वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो तो जाना उसने क्राइसिस में है। जो भी दुनिया आगे निकली है वो तो सिर्फ निकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर है। आज चाइना की स्ट्रेंथ के एक्सपोर्ट्स हैं, साउथ कोरिया, जो भी टाइगर आगे बना था एशियन टाइगर, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब तक कि आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, तो वो कम्पीट नहीं कर सकती। तो हम उनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी हमने ये जो किया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और फिर चौथी चीज़, मैं ये जो अपना एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि स्पीकर साहब, कभी भी कोई मुल्क आगे आज तक दुनिया में ऊपर गया ही नहीं जिधर एक छोटा सा तबका अमीर होता जाए और अवाम उधर की उधर रहे, गरीब रहे। ये जो हमारा मुल्क में अमीर और गरीब के अंदर फ़र्क बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है इस मुल्क के आगे बढ़ने से, ये हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, ये मल्टी फैसेटेड है। एक तो कैश हैंड आउट्स, ये जो हमने बड़े मुश्किल वक्त पे जो बचाया है लोगों को, ये जो कैश दिया है 144 अरब रुपया, ये जो ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना ज़्यादा पैसा, इतने ज़्यादा 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान को इतने थोड़े टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा और शफाफियत से, कोई आज नहीं कह सकता कि किसी ने पॉलिटिकल बेसिस पे ये पैसे बांटे हैं। आगे भी एक्सपैंड कर रहे हैं और इसको 1 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों तक हम ये लेके जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे ख़ास, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी पार्टी की हमेशा ये जो हमारी विज़न है कि इसने जाना है एक फलाई रियासत की तरफ,
तो फलाई रियासत के ऊपर जो पहला हमने कदम उठाया था मुश्किल हालात में, जिस तरह मैंने बताया इकॉनमी मिली, पनागाह, अब तक हम 200 पनागाह बना चुके हैं और हमारा प्रोग्राम है कि ये हर जिधर भी लेबर सेंटर्स है, जिधर भी मजदूर जाता है, जिधर भी डेली वेजर आता है, उसके लिए हम ये पनागाह बनाते जाएं ताकि उसके पैसे बचे। वो जब पनागाह में ठहरता है तो उसको खाना मिलता है, वहाँ उसको कोई रेंट नहीं करना पड़ता, सड़क पे नहीं सोता, वो नहाता है वहाँ। तो ये हम पनागाह, हमारा पूरा प्लान है कि ये सारे पाकिस्तान में एक्सपेंड करना है और ये वो विजन है एक फलाई रियासत की तरफ जिसका मुझे ख़ास तौर पे ये पनागाह के अंदर जब मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी कहता हूँ कि जाके देखें मजदूरों से बात करें, पता तो चलवाएं कि आपको पता चले कि आम आदमी कई दफ़ा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उससे ज़्यादा जी जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंसाफ कार्ड है, 1 करोड़ ख़ानदानों को इंसाफ कार्ड हम पहुँचा रहे हैं। केपी के अंदर केपी की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो सारा निचले तबके को एहसास कार्ड और सारा जो फाटा का इलाका है उन सबको एहसास कार्ड जिसमें 7 लाख, पहले 7,20,000 था तो वो 10 लाख पे है। 10 लाख का मतलब ये कि एक गरीब खानदान जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में एक घर होता है जब किसी को बीमारी हो जाए, और अब ये कोविड की वजह से जो हम कहानियाँ सुनते हैं बहुत मुश्किल में गुजरते हैं, तो वो जो एक गरीब घराने के अंदर जब उनका बजट पहले से कम होता है, पहले से वो मुश्किल से अब पैसे कमा रहे होते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, खाना देने के लिए, एक बीमारी होती है वो सारा ख़ानदान चला जाता है गुर्बत के नीचे क्योंकि वो सब कुछ बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है कि गरीब घराने के पास पैसे हों, वो जाके अपना इलाज करवा सके, और ये इंशाल्लाह हम सारा कवरेज सारे पाकिस्तान में करेंगे। इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हमारी पूरी कोशिश हुई है कि एक पाकिस्तान में जो हमारी डेवलपमेंट हो, वो कई इलाके पीछे रह गए हैं, डेवलपमेंट थोड़े से इलाकों में चली जाती है और हमारा फाटा पीछे रह गया, हमारे बलूचिस्तान के इलाके पीछे रह गए। तो मैं आज ये जो मुझे इस बजट के अंदर सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इसके बावजूद कि हमारे पास पैसे कम इकट्ठे हुए, फाटा को इंशाल्लाह हम पूरी एलोकेशन दे रहे हैं और हम बलूचिस्तान को रिकॉर्ड मिल रहा है पीएसडीपी के अंदर, कभी इतना पैसा नहीं मिला। मैं आज इधर से ये ज़रूर कहूँगा स्पीकर साहब के मैं रिक्वेस्ट करूँगा, 4 सूबों ने अपनी ज़बान दी थी कि जब फाटा मर्जर होगा तो वो अपने एनएफसी वार्ड से 3% देंगे फाटा को, क्योंकि वो फाटा के अंदर जो तबाही हुई वॉर ऑन टेरर की वजह से, तो उनके बड़े बुरे हालात थे, तो उनकी रीडेवलपमेंट के अंदर उन्होंने पैसे देने। मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा सारे सूबों को कि आपने ज़बान दी हुई है ये पूरी करें, क्योंकि उस इलाके में ख़ास ज़रूरत है और ख़तरा है जो मैं अब बात करूँगा अगले मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये कि इस वक्त हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की। आज हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट, एक वो गवर्नमेंट जो कि एक इंतहा पसंद गवर्नमेंट, जो बिल्कुल इस वक्त उनका सिर्फ गोल ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को गिराया जाए। ओपनली उनके थिंक टैंक्स के अंदर ओपन टीवी के ऊपर वो बात करते हैं। तो उधर से वो जो हमें ख़तरा है और जो उन्होंने किया भी ऑपरेशंस वो करते हैं हमारी सॉफ्ट वैली या उधर से फाटा से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी डेवलपमेंट करें और मैं सूबों से फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपने प्लेज किया हुआ था, ये हमारी गवर्नमेंट आने से पहले, तो आपका जब ज़बान दी थी इसके ऊपर पूरी तरह अमल किया जाए। मैं जी वे फॉरवर्ड की जो मेरी और सिर्फ मैं ख़त्म करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। मैं आज अपने एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अभी मैं बताया नहीं क्यों, मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने वो 2 काम किए हैं जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया थी, तो उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी।
नंबर वन कि पाकिस्तान के अंदर ये जो थ्री टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम को वो उर्दू मीडियम कहता है बगर क्राउड, उनका कोई उनका कनेक्शन नहीं है। दीनी मदरसे कुछ और सोचते हैं उनकी। सो ये पहली दफ़ा हुआ कि पहली चीज़ एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाए। प्राइवेट स्कूल सबको बैठा के मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी कि दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। तकरीबन 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं दीनी मदरसों में। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आ सकते, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते। दीन पढ़ें लेकिन बाकी और चीज़ें भी करें। तो ये जो बड़ा इन्होंने कंसल्टेशन से, दीनी मदारिस से, पूरी कंसल्टेशन से अब ये आया कि उनको भी साथ साथ अपनी सिलेबस के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि वो भी उनके ऑप्शंस हों कि सोसाइटी में वो जो भी करना चाहे वो कर सके। मेरी आखिरी 2 पॉइंट्स हैं जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूँ। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो ज़िल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ओपनली मुझे कभी नहीं भूलता एक वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़या जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाए हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। देखिए कौम को आखिर में तो कौम ये पढ़ रही थी, बाहर पाकिस्तानी। आपको मैं बताऊं हमारा बहुत बड़ा असासा, मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है। कम से कम 80-90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, उसमें मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो जो वहां उनको फेस करना पड़ा इससे। स्पीकर साहब, जब से हमारी हुकूमत आई है, आज हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप, जो हमारी कंसिस्टेंटली फॉरेन पॉलिसी थी, जो हमारी पॉलिसी थी कि हम अमेरिका की जंग में शिरकत नहीं करेंगे,
हम सिर्फ पीस टॉक्स में, हम अमन में शिरकत करेंगे, हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे। उनका जो सबसे हार्ड लाइन सेनेटर लिंडजी ग्रैम, वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके स्टेटमेंट देता है कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान कह रहा था, देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन, देयर इज ओनली पॉलिटिकल सोल्यूशन, इंडोर्स करता है। आज हमारी उनसे रिलेशनशिप, कोई उसके अंदर कोई आज नहीं हमें कहता कोई दोगलापन है, कोई हम डिसीव कर रहे हैं, हम कोई किसी की जंग नहीं लड़ रहे। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोई इसकी वजह से कोई पाकिस्तान को हमें कहना कि जी हमें उनसे कोई एड ले या कुछ ले, एक तो मुझे ये भी शर्म आती है, सारा वक्त हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी रिलेशनशिप अब हमें वो कोई जलील नहीं कर रहा। वहाँ हमें जब भी वो मैं जो डोनाल्ड ट्रंप मिला है, इज्जत दी है उसने कोई हमें कोई कहा नहीं कि जो मेरे लिए बल्कि रिक्वेस्ट करता है कि हमारी मदद करो अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए। और स्पीकर साहब, मैं बड़ा आज अपनी हुकूमत को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को, इन सब को फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफ़गानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, ताकि हम पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बहुत फ़ायदा है अमन में, क्योंकि हमारे साथ सारा सेंट्रल एशिया खुल जाता है ट्रेड के लिए, और फ्यूचर तो ट्रेड की है। मैं जी दो और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में, एक हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि किसी तरह सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर ये जो फैलाया जा रहा है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये एक ऐसे स्पॉयलर्स हैं, वो चाहते हैं कि इधर कॉन्फ्लिक्ट हो। सारे मुसलमान दुनिया में उठा के देख लें, लिबिया से देखें, हर जगह तबाही मची हुई है, सीरिया में देख लें, अफ़गानिस्तान में भी अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, सोमालिया, तो वो चाहते हैं कि यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हालांकि उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि और प्लेयर्स भी इसके अंदर वो चाहते नहीं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान आज वो मुल्क नहीं है जो हमें अक्यूज़ किया जाता था कि कभी किसी में जंग में शिरकत कर रहे हैं, कभी कोई जंग, कभी किसी मसले का हल नहीं होता। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी फॉरेन पॉलिसी पे पॉइंट, इंडिया। देखिए जी, मैंने यहाँ जब पहले तो हमने कोशिश की हिंदुस्तान से, आप सबको पता है, क्योंकि मैंने बात भी की नरेंद्र मोदी से कि कश्मीर का हमारा इशू है, तो ये हम बातचीत से हल कर लें, और ट्रेड में अगर हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस हैं। गुर्बत अगर कम करनी है तो ट्रेड आपस में कर दो। सारी दुनिया में ये साबित हुआ है कि जितनी ट्रेड बढ़ती है उतनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली जाती है। हमें शुरू में समझ भी ना आए कि ये रिलक्टेंस बड़ी वहाँ थी और एक तकब्बर भी था वहाँ। उसके बाद उनके इलेक्शंस आ गए, तो हमने सोचा चले इलेक्शंस के लिए बड़ी, वो पुलवामा हो गया, आपको याद है, फिर इलेक्शंस हो गए, तो हमने सोचा कि इलेक्शंस से पहले इसने बड़ा टफ स्टांस लिया हुआ है, क्योंकि अपना हिंदू नेशनलिस्ट, ये जो इसका एजेंडा है उनको खुश करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए साथ कर रहा है। तो हम तब इंतज़ार किया हमने, लेकिन जैसे ही इनका इलेक्शन हुआ तो वो और ही तरफ उनकी एरोगेंस चली गई। और फिर जब 5 अगस्त को इन्होंने कश्मीर में ये जो इलीगली कश्मीर को अनेक्स करके और आर्टिकल 370 ख़त्म किया, तो मुझे याद है यहीं मैंने एक तकरीर की और मुझे अपोजिशन ने तनकीद की कि जी आप क्या तारीख़ की बातें कर रहे हैं, आपने तो तारीख़ का सबक बता दिया। स्पीकर साहब, अब वो पीछे चले जाएं उस दिन, तो मैंने वो क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि हमारा मुकाबला ये कोई इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, ये इंडिया अपने इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, हमारा एक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ मुकाबला है। ये एक हिंदुत्वता,
एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, एक फैशिस्ट, एक नाटसी इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी का मुकाबला है। वो पाकिस्तान को समझते नहीं है कि ये कोई मुल्क जो जिससे कोई उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो हमें एक उस स्टेट उधर दबा के रख जाते हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान दबाया हुआ उन्होंने। तो स्पीकर साहब, मैंने तो ये तब भी ये कहा कि इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं, क्योंकि ये जो जिस तरफ आप जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अब उन्होंने कई जगह पे पाकिस्तान के कश्मीर को, अपने आज़ाद कश्मीर को अंदर शामिल किया हुआ है, क्योंकि इनकी सोच कुछ और है। और उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस गया, उधर मैं खुद लीडर्स को मिला, सारे हेड्स, ट्रंप इंक्लूडेड, जिसने कहा मैं कश्मीर में मीडिएट करूंगा, सबको मैंने समझाया कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक अजाब आ गया है, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, ये हिंदुओं के ऊपर भी बहुत बड़ा अजाब है। ये जो आदमी आ गया है, ये एक फैनेटिक है, जिसने गुजरात में जो किया था, एक चीफ मिनिस्टर ने इजाजत दी 3 दिन के लिए, मुसलमानों को जिस तरह कत्ल किया, औरतों को रेप किया, 1 लाख लोग रेफ्यूजी हुए, तभी समझ आ जानी चाहिए थी ये नॉर्मल आदमी नहीं है। और मैंने पूरी कोशिश की, मैं गया जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि ओपिनियन मेकिंग अखबार है, उसके सारे एडिटोरियल बोर्ड को मैंने समझाया, चेक करें कि ये आरएसएस की क्या कनेक्शंस थी नाटसीज के साथ, हिटलर के साथ, ये कैसे एडमायर करते थे। उन्होंने खुद तहकीकात की। आज आप देखें, ये 5 अगस्त से आज तक ले लें, कभी इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकन मीडिया में कभी भी हिंदुस्तान को वो क्रिटिसिज्म नहीं हुई, वो जो उन्होंने कश्मीर के लिए नहीं बोले जो आज वो बोल रहे हैं। कभी भी हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मीडिया में वो कॉन्डेमनेशन नहीं है जो आज मिल रही है। कभी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के बनने के बाद ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को बाहर बेहतर मीडिया मिलता है बनिस्बत हिंदुस्तान के। 1965 के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दफ़ा ये इशू उठाया गया, उससे पहले कभी एक डेड इशू था। और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी स्पीकर साहब कि खुद वहाँ मीडिया से इंटरेक्ट किया। जब मैं न्यूयॉर्क था, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने ये उठाया, ये कश्मीर का, समझाया लोगों को आरएसएस का। और उससे आज आप देखें कि सारे जितने भी जो इस्टेब्लिश्ड वेस्टर्न अखबार हैं, सब के अंदर इनको जो अब जो ये आरएसएस को कहा जाता है कि जो कैसे उन्होंने तबाही मचा रही है, सेकुलरिज्म की ख़त्म वगैरह वगैरह, तो ये एक हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट था। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब वो यूएन से हम वो पूरा अमेरिका का टूर से वापस आए और हमारा काम था कि अब इसको और आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ एक ड्रामा शुरू हो गया कि जनाब वो गवर्नमेंट जा रही है, कंटेनर आ गया, सब आ गए, वो सारा 1 महीने के लिए जो पीक जाना चाहिए था कश्मीर इशू का, अनफॉर्चुनेटली वो नीचे चला गया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कश्मीर इशू आज दुनिया के अंदर उधर पहुँच गया है। ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी ने फिर वो हरकतें की, वो जो उसने 2 लेजिस्लेशन पास की, ख़ास तौर पे मुसलमानों को करने के लिए। और फिर जब ट्रंप आया तो ट्रंप के दौरान जो प्रोग्राम हुआ, जो उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो ये दुनिया में अब इशू बन चुका है। अब हमारा काम है, हम इस पूरा प्लान कर रहे हैं कि इस इशू को हम आगे लेके जाएं। कश्मीर इशू एक ऐसा है जी कि मेरी जो अपनी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहाँ रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये अनसस्टेनेबल है। और उसने किया क्या है कि कश्मीरियों को बिल्कुल एलिनेट कर दिया है। अब कोई भी लीडरशिप जो प्रो इंडिया होगी वो कश्मीर में चल ही नहीं सकती। बंदूक के ज़ोर पे वो कितना चले जाएंगे, 80 लाख लोगों को इस तरह दबा के, ये अनसस्टेनेबल है। और मेरे ख्याल में कि ये इंशाल्लाह ये कोविड के बाद ये जब ये ख़त्म होती है तो ये अब रुक नहीं सकती मूवमेंट। मैं एक विजन के बगैर नहीं चलती। वो सेइंग है कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई। इस मुल्क की एक विजन है, ये किसी विजन के लिए मुल्क बना था। ये आप फाउंडिंग फादर्स की सबकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें तो वो सारों ने एक
इस्लामी फलाई रियासत, और जब इस्लामी फलाई रियासत की बात करते हैं तो वो हमेशा 1500 साल की तारीख में मुसलमान मदीना की रियासत की तरफ देखता है। मेरी और मेरी पार्टी की वो है विजन कि हमने पाकिस्तान को मदीना की रियासत के असूलों पे खड़ा करना है। अब स्पीकर साहब, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, कहीं कोई पहाड़ पे एक्सीडेंट होता है तो किधर है जी मदीना की रियासत, कहीं कोई बीमारी होती है, कोविड आती है, मदीना की रियासत किधर है। देखिए जी, लोगों को पता ही नहीं है। मैं ज़रा थोड़ा सा 5 मिनट लेके बताना चाहता हूँ कि मदीना की रियासत क्या थी, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चों को अल्लाह ईमान किसी को देता है, वो एक अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने किसी को जुरिस्डिक्शन नहीं दी किसी को ईमान दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा काम है कि सिर्फ पैगाम देना, हिदायत क्या वो इंसान में ईमान आता है वो अल्लाह की जुरिस्डिक्शन है। लिहाजा कुरान में दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा दीन एक ऐसा दीन है जिसमें हम कई दफ़ा गलत हरकतें करते हैं कि जी ज़बरदस्ती किसी के, ये तो अल्लाह का एक ख़ास उसकी ख़ास नेमत है कि वो किसी को ईमान दे दे या ना दे। लेकिन हमारे यूथ को पता होना चाहिए कि इस बेसिस ये स्टेट बनी क्यों थी। इलामा इकबाल की क्या सारी फ़िलॉसफी थी। कायद आज़म जिसको लोग और तरह देखते जी, बड़े लिबरल आदमी थे, कायद आज़म क्यों कहते थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त कहते 1400 साल पहले बनी थी मदीना में। एक मदीना की रियासत के कई असूल थे। नंबर 1 असूल, नंबर 1 इंसानियत थी। दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। एक स्टेट ने जिम्मेदारी ली थी अपने गरीब लोगों की, और वो जो पैटर्न फॉलो करता है, और जो भी मेरा ये कंटेंशन है आज की स्पीकर साहब, जो भी मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। आज स्पीकर साहब, चाइना, और मैं ये बड़ा फख्र से कहता हूं कि हमारे सबसे बेहतरीन ताल्लुकात चाइना से आज हैं, और मैं इसलिए कहता हूं कि हम जो चाइना के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं, दुनिया में और किसी मुल्क से नहीं सीख सकते। चाइना ने वो किया जो मदीना की रियासत में हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोर तबके को ऊपर उठा के एक अजीम कौम बना दी। चाइना ने 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के आज वो दुनिया की सबसे तेजी से इकॉनमी, यानी सारी दुनिया को पता है कि चाइना को आपको इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन जाए। तो हुआ क्या, अल्लाह की भी बरकत उस कौम पे आती है जो अपने गरीब कमज़ोर तबके की मदद करता है। तो इसलिए हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ये सिर्फ अभी तो इमरजेंसी कैश, इसका पूरा हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हमने किस तरह अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाना है। उसका जो दूसरा मदीना की रियासत का दूसरा जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल था वो था मेरिट। एक किताब है अंग्रेज़ी की, किसी को मौका मिले तो पढ़े, द अरब कॉन्क्वेस्ट उसका नाम है। वो लिखती है कि क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर, जी 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 प्लीज स्पीकर साहब, मैडम प्लीज, स्पीकर साहब प्लीज़ मेरी ज़रा ये बात सुन लें, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी तकरीर। वो क्या किया सरकार मदीना ने, जो 620, ये तारीखी हिट है, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, तारीख का हिस्सा है। 624 या 25 में जंग बदर होती है, 313 लोग होते हैं, और 636 में 11 साल के बाद जो सुपर पावर थी एक बैजेंटाइन एम्पायर, वो कोलैप्स कर जाती है, उनके सामने घुटने टेक देती है यारमुख में 11 सालों में। और 12 सालों में पर्शियन एम्पायर जो दूसरी सुपर पावर है वो गिर जाती है। कुछ तो हुआ होगा कि इन 11-12 सालों में वो सारा एक दुनिया में एक ऐसा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका ये कहना है, टिड्डी दल के हवाले से उन्होंने अपना खिताब शुरू किया। उनका ये कहना था कि टिड्डी दल के हवाले से 31 जनवरी से इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और NDMA को तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की हुई है। तमाम इख्तियारात जो है वो NDMA को दे दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। इससे निमटने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना के हवाले से बात करते उनका कहना था कि 26 केसेस जब पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, रजिस्टर हुए, तो हमने लॉकडाउन कर दिया। उस वक्त कोई मौत भी नहीं हुई थी। अगर कोरोना पर कोई हुकूमत कन्फ्यूज़ नहीं थी तो वो हमारी हुकूमत थी। बाकी तमाम दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो फ़ैसला लेने में हिचकिचाहट का इजहार कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ हमने लोगों को कोरोना के साथ साथ भूख से भी बचाना था, जिसके लिए हमारी हिकमत अमली जो है वो बिल्कुल वाज़े थी। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी की गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला गया और उसके साथ साथ एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया गया कि लोगों को 12-12 हज़ार रुपये ख़ानदानों के हिसाब से दिए गए ताकि तमाम लोग अपनी ज़रूरियात घर बैठे ही पूरी कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारी हुकूमत को देखकर लॉकडाउन नाफिज किया, लेकिन भारत में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया बग़ैर किसी तैयारी के, उसके बाद उसका हाल तमाम दुनिया ने देख लिया। मैं सिर्फ ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि वो एक फिनोमेना था। हमारे सारे यूथ को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि एक कौम जिसको कोई पूछता नहीं था, 2 एम्पायर से, वो कौम दुनिया की इमामत करना शुरू कर दिया। 30 साल के बाद, यानी मदीना की जो हिजरत हुई 623 में, उसके 30 साल के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम पावर बन गई। तो क्या हुआ? तो कुरान में हमें अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। तो मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी। उन्होंने क्यों, हमें अल्लाह ने जो कुरान में सारी चीजें हमारी बेहतरी के लिए, तो इस कौम की बेहतरी के लिए भी वो, जिस तरह इलामा इकबाल कहते हैं कि मुसलमान उठता ही तब है जब वो उन प्रिंसिपल्स पे चला जाता है। तो स्पीकर साहब, वो जो हुआ, वो जो वहां हुआ, वहां सबसे बड़ी चीज थी ये जो किताब मेरिट। हुआ क्या? जो एकदम, जो आप जब वो किताब पढ़ेंगे, ये जो कैसे वो एकदम फैल गए, जो अच्छा करता था वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी की जात कुछ नहीं थी, किधर से आया, बादशाह है, शहजादा है, कोई फर्क नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ थी, उनकी मेरिट। एक माशरे में मेरिटोक्रेसी आ गई। आज स्पीकर साहब, आज अगर आप स्टडी करें कि क्या वजह है कि ये मुसलमान पीछे रह गए और मगरब आगे चला गया, उसकी सबसे बड़ी वजह थी बादशाहत। बादशाहत के अंदर मेरिट नहीं था। बादशाहत के अंदर खून की वजह से लोगों को मिलता था। तो जब मुगल, पहले 6 मुगल बादशाह 185 साल उन्होंने हुकूमत की, एक से एक बेहतर था। लेकिन औरंगजेब के बाद 6 ने 185 साल हुकूमत की। औरंगजेब के बाद 13 सालों में अगले 6 ने हुकूमत की, क्योंकि किसी में कैपेबिलिटी नहीं थी। उस बाद शहजादों में किसी में कैपेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ ऑटोमन एम्पायर के साथ, उस्मानिया सल्तनत। सुलेमान के बाद, उसके बाद कौन आया? उसने जो जिस शहजादे ने आना था, जिसको ट्रेन किया हुआ था, जो कैपेबल था, उसको साजिश करके मरवा के तो
एक बीवी ने अपना बेटा ले आई जो सुलेमान की फेवरेट थी, उसके बाद उनकी डिक्लाइन शुरू हो गई। सो डेमोक्रेसी क्यों प्रिवेल की? जितनी डेमोक्रेसी में मेरिट होती है उतनी डेमोक्रेसी आगे चली जाती है। इलेक्शन में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में मेरिट होती है और डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है लीडरशिप की। उसकी वजह से डेमोक्रेसी बादशाह को पीछे छोड़ गई। आज चाइना आगे निकल गया है। आज चाइना का ये है कि आज उनकी जो मेरिट का सिस्टम है, आज आप उनकी फॉलो करें कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो दो आए हैं उनके प्रेसिडेंट ली और जो प्रीमियर ली और प्रेसिडेंट, 40 साल इन्होंने गांव से उठ के ऊपर आए हैं। इनकी इतनी जो इनका तजर्बा, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह उनका सिस्टम इनको ऊपर लेके आया। और जो अगली चीज कि क्यों माशरे आगे चले जाते हैं, मदीना की रियासत में सबसे बड़ी चीज क्या थी मेरिट के अलावा? रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। आज तक कोई दुनिया का माशरा कानून की बालादस्ती के बगैर ऊपर नहीं जा सका। दो खलीफा वक्त खड़े हुए जाके काजी के सामने, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, उनका मुकाम इस्लाम की तारीख में क्या होगा? वो एक यहूदी से केस हार जाते हैं क्योंकि कानून, रूल ऑफ लॉ था, कोई कानून के ऊपर नहीं था। हजरत उमर, एक आम आदमी पूछता उनसे कि बताएं आपने ये कपड़े किधर से लिए? जो हुक्मरान थे वो अकाउंटेबल थे, जवाबदेह थे। आज अगर आप दुनिया को देखें, स्टडी करें आज दुनिया को, जो गरीब मुल्क है, जिधर गुर्बत है, वह रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई मुझे मुल्क बता दे, अफ्रीका के अंदर मुल्कों के पास हीरे हैं, पैसे हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, तेल है, गुर्बत की इंतहा है। जब स्टडी करेंगे वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां लोग, उनके हुक्मरान सारे, आप इनकी पूरी स्टडी करें, उनके भी हुक्मरान वहां से पैसे चोरी करके बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं। जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते और रूलर्स अकाउंटेबल नहीं है, ये जो सारा प्रोसेस शुरू हुआ था वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, ये जो वेस्टमिंस्टर की है, वो मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ था। वो क्या था? बादशाह को कानून के नीचे लाना, वो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो हम आज पाकिस्तान में ये अपने ज़हन में डाल रहे हैं कि कोई मुल्क आज तक जब तक उनके जो हुक्मरान हैं उनको मुल्क के कानून अप्लाई नहीं करते और वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज तकरीबन 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों में हर साल। और इसमें से एक तो ट्रेड सरप्लस होता है क्योंकि उनके ज्यादा चीजें वो हम खरीदते हैं उनकी, लेकिन दूसरा जो रूलिंग एलीट्स मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर बेचती है, ये सबसे बड़ी वजह है कि उन मुल्कों में गरीब अमीर में भी फर्क हो जाता है और गरीब मुल्क और अमीर मुल्कों में फर्क हो जाता है। स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहां आया हूं, तकरीर नहीं करने दी मुझे। जब मैं बात करता हूं शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई है? इन सबको जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या कोई मैं अपने दुश्मनियां किसी से है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत, उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ना हम क्या, कोई मुल्क नहीं बढ़ा। अब स्विट्जरलैंड के पास क्या है, न्यूजीलैंड के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो मिनरल वेल्थ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान नंबर 5 पे मुल्क में है
जिसमें 3-4 मेन जेमस्टोन्स होते हैं, 3 उसमें से 5th बिगेस्ट रिजर्व्स हैं 3 जेमस्टोन्स के पाकिस्तान में। गरीब तरीन मुल्क है, वो चोरी होके बाहर जा रहे हैं, कोई मुल्क को फायदा ही नहीं हो रहा। हमारे पास ये जो रेको डेक का ये क्या हुआ है? करप्शन की वजह से ये सारा फंसा हुआ है। जिधर हर पाकिस्तान को पैसा और फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए था, नहीं आ रहा। वो कारके का वो हुआ सारा, वो करप्शन की वजह से 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। और पीछे सब के पीछे जाएंगे तो जब आप इस मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता। मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब दे ही नहीं था, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज में कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट कब बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहां जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया उसकी मनी ट्रेल दी। स्पीकर साहब कोई मैंने कमाल नहीं किया। ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखिए इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है वो डिबेट होती है। डिबेट से क्या होता है? अब देखिए इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट, कोई भी नहीं समझ रहा था कि इतने 2 आम मुल्क डिवाइड हो गया, एक कहता रहना एक कहता नहीं रहना, लेकिन उन्होंने किस तरह डिबेट के बाद एक मुल्क इकट्ठा हो गया। ये सबसे बड़ा कमाल होता है। यहां डिबेट ही नहीं हो सकती, जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह तो मुल्क देखे ना। स्पीकर साहब, मैंने तो नहीं नैब बनाई। पॉइंट ये है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, क्या हमारे जो इक्तदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का या नहीं देना चाहते? और अगर वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? आप जो कल्चर होता है वो ऊपर से सेट होता है। वो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर से खराब होता है तो सारा माशरा नीचे तक तबाह हो जाता है। करप्शन का स्पीकर साहब नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है
कि मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। वो सेकेंडली वो, और जब आप पैसा बाहर भेजते हैं, एस्टिमेट लगाया जाता है $10 अरब पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होता है हर साल। ये स्टेट डिपार्टमेंट का अमेरिका का एस्टिमेट है। तो ये जब $10 अरब बाहर जाता है तो हमें जाके IMF से 6 अरब का कर्जा लेना पड़ता है। जब आपका मुल्क का पैसा बाहर जाता है, वो पैसा मुल्क में खर्च हो तो यहाँ हम रोजगार दे सकते हैं, वो बाहर चला जाता है। उसके बाद रुपए पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। उसके बाद जब आप करप्शन करते हैं, आपको इदारे तोड़ने पड़ते हैं। आपको अब ये क्या हुआ, शुगर, अब मैं सिर्फ लास्ट खत्म करता हूं। शुगर, इस शुगर क्या हुआ, शुगर इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आई। ये शुगर इंक्वायरी पाकिस्तान में लैंडमार्क इंक्वायरी हुई है। चीनी की कीमत बढ़ गई। चीनी की जब कीमत बढ़ी, हमें लोगों ने कहा कि जनाब आप सब जिम्मेदार हैं। हमने इंक्वायरी कर दी। इंक्वायरी के अंदर सरसरी रिपोर्ट आई। हमने जब सरसरी रिपोर्ट आई तो उससे कंक्लूसिव, उस पर रिपोर्ट क्या आई पता, सबसे पहले जरा कमाल की चीज सुने कि जब हमने पता चलवाया कि जनाब ये चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है, क्योंकि ये कीमत जो बढ़ रही है, वो कहते जी शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जिन्होंने जो फायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की, स्पीकर साहब, उसमें जो चीजें निकली, इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या चीज निकली, 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। सारी शुगर मिल्स ने मिलकर 9 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। सेकंड चीज क्या सामने आई कि जो बेचारे किसान थे उनसे किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ्रंटमैन कटौती करते हैं। उनकी प्राइस सेट होती थी 180 कितनी, उनको मिलती थी 140 बीच में। अपने ही शुगर मिल्स के टाउट जाके वो पैसा वहां बच जाता था। फिर पता चला कि जो शुगर स्टॉक्स पड़े हुए होते थे वो सिर्फ 60 to 70% डिक्लेयर होते थे, बाकी 30% ऑफ बुक्स जाते थे। बिलियन यानी अरबों रुपए का वहां फायदा हो जाता था, सेल्स टैक्स बच जाता था। फिर पता चला कि जनाब जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है रिबेट तो ले लेते थे। ये जरा सुने, पता चला कि वो चीनी 70% अफगानिस्तान जा रही है। जब देखा तो वो अफगानिस्तान उसमें से थोड़ी सी बाकी चीनी वापस आ जाती थी। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। और ऊपर से जब मैंने वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मिला और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारे क्राइसिस हुआ था फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो जब मैंने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी हम उसने कहा सरप्लस क्या, मैंने कहा जी शुगर मिल्स ने हमें सबने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो किसानों के, हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई थी, हमने रिबेट दे दी। तो अब जब वो बेचने, जब मैंने उससे कहा कि जी हमारे पास चीनी का सरप्लस है, तो ये शाह जी यहाँ बैठे हुए थे साथ मेरे, मुझे कहता चीनी तो हम आपकी ले रहे हैं, आपकी चीनी की क्वालिटी भी बुरी है और आपकी चीनी हमारे से है भी ज्यादा महंगी। तो स्पीकर साहब, ये है एलीट कैप्चर इस मुल्क का, ये है अलमिया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जैसी जैसी हम खोलते जाएंगे आगे, ये आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क में ऐसे हो रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ना टैक्स देते हैं, अवाम को भी महंगी चीजें देते हैं, मोनोपलीज हैं। सारे जितने स्टेट के इदारे थे, जितने रेगुलेटर्स थे, SCCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBI, सब मिले हुए थे। इन्होंने 2 बुक्स रखी हुई थी,
एक बुक के अंदर के वो जो ऑफिशियल है, दूसरी बुक के अंदर बकायदा रखा हुआ है कि केन कमिश्नर को कितने तनख्वाह जा रही है, वो एफबीआर वाले को कितने पैसे जा रहे हैं, बकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि सारों को रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ, स्पीकर साहब अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना बदला लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ कि हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने इससे क्या क्या चीजें नहीं हमें दी, लेकिन जब तक इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ मींस कि एवरीवन इज इक्वल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम भी वही सारे बनाना रिपब्लिक्स की तरह एक समुंदर होगा गरीबों का और थोड़े से लोग होंगे। शुक्रिया।